हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। और टेट के लिए बेसिकली मैंने कुछ सोचा। मैंने कहा क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपके लिए 10 साल की वोकेबलरी लेके आया हूँ। 10 साल की तो क्या, 10 साल में आप ये कह सकते हैं कि लगातार 10 साल तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि जितनी 2016 से लेके 26 तक, तो 16 से लेके 26 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हमारे टीईटी से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड, तो 16 से 26 की मैं बात करूं तो ये उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें मुझे लगता है 6-7 पेपर जो भी हुए होंगे उनके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया। कुछ 40-42 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। और वोकेबलरी मतलब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वोकेबलरी है, मिसस्पेल्ड वर्ड हैं। तो ऐसे कुछ शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास का फ़ायदा क्या होगा? क्लास का फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वोकैब का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसी वोकैब आती है, मुझे कितना पढ़ना चाहिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो उसके लिए मैं बेसिकली आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। अपना देखते हुए जाना मुझे लगता है बेहतर रहेगा। और 40-42 क्वेश्चन है, मुझे लगता है 43 समथिंग क्वेश्चन है, 44 स्लाइड्स हैं। हाँ तो ठीक है, 42 क्वेश्चन समथिंग है, और उनको ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको एक्सपोजर हो जाएगा किस लेवल की वोकैबलरी आती है, फिर आपको कितना पढ़ना चाहिए उस हिसाब से। थोड़ा होता है ना कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया से एक पीपीटी हमने तैयार करी है। और लास्ट 10 ईयर आज वोकैबलरी यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, करके जल्दी से खत्म करते हैं, आधे घंटे में, सारा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के लिए साइंटिफिक स्टडी क्या होती है साहब? अब देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप देख लो। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि स्टडी वाले क्वेश्चन जो है वो देख लेने हैं साहब। स्टडी वाले क्वेश्चन है, फियर वाले क्वेश्चन है, साइड वाले मतलब मर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, होमिसाइड, ये जो है इस प्रकार का कुछ है। तो ऐसा कुछ साइड वाला क्वेश्चन देख लो। स्टडी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। बाकी स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो एंटोमोलॉजी होता है। आंसर हमारा ए फॉर एप्पल बनेगा। आंसर हमारा ए फॉर एप्पल बनेगा। उसके अलावा माइकोलॉजी की बात करें तो माइको बेसिकली उसको बोलते हैं, काई होती है ना घर में, हरे रंग की काई देखी पानी वानी में जम जाती है, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कवक। तो माइकोलॉजी होगा बेसिकली कवक विज्ञान, है ना, स्टडी ऑफ माइक, है ना, या कवक के लिए बेसिकली जो स्टडी हो रही है उसके लिए बेसिकली आप माइकोलॉजी शब्द का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिमिनोलॉजी, तो लॉजी तो कभी भी किसी शब्द के लास्ट में लग जाएगा, तो लॉजी मीन्स क्या होगा? स्टडी, स्टडी ऑफ। बाकी उससे पहला शब्द देख लो, क्रिमिनो है मतलब क्रिमिनल से रिलेटेड है। बाकी डी फॉर डॉग देखो, मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी मीटियोर की बात चल रही है। मीटियोर मतलब अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये अपना अंतरिक्ष से रिलेटेड बात हो जाएगी, ये क्रिमिनल से हो जाएगी, ये कवक से, और ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। ऐसे ही मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। बीज आर कैप्टन। बीज को कहाँ रखा जाता है साहब, है ना? अगर बीज की बात करें तो बीज को रखने वाली जगह की हम बात करें तो उसके लिए बेसिकली अपियरी शब्द का यूज होता है। एक शब्द होता है अपियरी, एक होता है अवियरी। ठीक है, एक होता है अपियरी, एक होता है अवियरी। ठीक है, तो पी और वी का फर्क है। ये बीज को रखने की जगह है। ठीक है, अवियरी बर्ड्स के लिए आता है, बर्ड्स को। तुमसे पूछो बर्ड्स आर कैप्टन अवियरी, बीज आर कैप्टन अपियरी। दोनों ध्यान रखना, सुनने में सेम से शब्द लगते हैं तो पूछे भी बहुत जाते हैं पेपर में। एक्वेरियम में क्या रखा जाएगा? मछलियां रखी जाएंगी साहब। नर्सरी की बात करें, आपको पता हो आपके आसपास घरों के पास नर्सरी होती होंगी, तो नर्सरी मतलब जहां पे प्लांट्स को रखा जाता है। ठीक है, पेंट्री जहाँ पे खाने पीने का सामान है उसको पेंट्री बोल देंगे साहब, है ना, जहाँ पे खाने पीने का सामान भर के रख रखा है आपने कि भाई यहाँ पे ये सामान रखा है वो रखा है, तो उसके लिए पेंट्री शब्द का यूज कर लेंगे। रसोई घर के लिए बेसिकली, है ना, या रसोई भंडार आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखो ये सबसे सॉरी, ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछा गया लास्ट टाइम कि भाई स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ये 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्टडी ऑफ, तो आपने एक शब्द सुना होगा, अगर हम अपने देश की बात करें तो डेमोक्रेसी है, तो वहाँ डेमोक्रेसी में भी डेमो आता है, और डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, नहीं, डेमो क्या हुआ मतलब पीपल, तो डेमोग्राफी है जो पीपल मतलब पॉपुलेशन, पीपल मतलब किससे निकलेगा? पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन की जो स्टडी है इज नॉन एज डेमोग्राफी। बाकी एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो खगोल विज्ञान आपने सुना होगा, है ना,
देखो मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि टेट वालों बच्चों से बहुत ज़्यादा मैं आपसे ये ना कहूँ कि मैं वर्ड भी इंग्लिश, मीनिंग भी इंग्लिश में बताऊंगा, तो हो सकता है आधे जो है बहुत से एस्पिरेंट के लिए बाउंस कर जाए। तो मैं हिंदी में चल रहा हूँ, मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर जो है हिंदी का ज्ञान होगा, उत्तर प्रदेश में खास करके हिंदी प्रचलित रहती है, तो उसी हिसाब से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। खगोल विज्ञान, इकोलॉजी की बात करें तो इको का मतलब ही किससे निकलता है, पर्यावरण से, ठीक है, ठीक है। और जेनियोलॉजी की बात करें तो जेनियोलॉजी में जेनिया आया है, जेनिया मतलब जीन्स की बात चल रही है, ठीक है। जीन्स, और जीन्स का मतलब, अगर जीन्स की हम बात कर रहे हैं, किसी के भी जीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो जीन्स का मतलब किससे है, हिस्ट्री से है ना। तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ, इसको हिंदी में पता है क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ, या ऐसे कहो स्टडी ऑफ फैमिलीज हिस्ट्री, ठीक है। किसी के परिवार की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, फैमिली की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी ऑफ लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके लिए जेनियोलॉजी आप लगा सकते हैं। बाकी आंसर मेरा ए फॉर एप्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 100 ईयर्स के लिए किसका यूज करेंगे। देखो ये पैसेज में क्वेश्चन आया था, मैंने पैसेज से उठाया है, मगर मैं आपसे कहूँ पैसेज में भी आया, लेकिन आप ये तो समझो कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान है। 100 ईयर्स के लिए किस शब्द का यूज करेंगे साहब, सेंचुरी का यूज करेंगे, ठीक है। एक इसके उल्टा भी क्वेश्चन पूछा गया, सेंचुरी जो है वो कितने सालों के लिए आता है, तो उसमें आया 100 ईयर्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सेंचुरी कितने सालों के लिए, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए क्या है, सेंचुरी है। 10 साल के लिए क्या है, डिकेड्स है। डिकेड्स किसके लिए है, 10 साल के लिए है। तो थोड़ा सा इस चीज का जो है ध्यान रखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। द एक्ट ऑफ किलिंग्स वंस वाइफ, अब भाई खुद की वाइफ को मारने के लिए शब्द पूछा गया है, ठीक है। नहीं, मैं एक बात बता देता हूँ, कभी भी साइड आ जाए, कभी भी क्या आ जाए, साइड आ जाए साहब, ठीक है। तो CID साइड जो है ना, वो मर्डर को दिखाता है। किसी शब्द के लास्ट में CID साइड लग जाएगा तो ये किसको दिखाएगा, किलिंग को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, मर्डर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, मर्डर को दिखाएगा। अब इसके बाद सवाल उठता है कि भाई मर्डर है तो जेनियो का मतलब किससे होगा, कैनी का मतलब किससे होगा, युगजोरी का मतलब किससे होगा, और एवी का मतलब किससे होगा। ये 4 शब्द हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रूट वर्ड समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नहीं, अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया आपको कि अवियरी जो होता है AVI, ये किसके लिए वहां पे कौन रहती है, बर्ड्स रहती हैं। तो अगर ये बात तुम समझे हो कि अवी जो शब्द है AVI, तो एवी साइड का मतलब है किलिंग ऑफ बर्ड्स। बताओ भाई, किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगर मैं युगजोरी साइड की बात करूं तो ये आंसर हमारा है, किलिंग ऑफ, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। ठीक है भाई, अपनी आपने वाइफ को मार दिया, युगजोरी साइड है। कैनी है ना, जैसे कैनिबल हम बात करते हैं, कैनिबल तो खैर कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली डॉग के लिए आप लगा सकते हैं कैनी साइड। किसके लिए लगा सकते हैं, डॉग के लिए आप लगा सकते हैं कैनी साइड, ठीक है। किलिंग ऑफ अ डॉग, मतलब कैनी जो शब्द है जनरली डॉग के लिए आ सकता है ना, ऐसे याद रखो, किलिंग ऑफ अ डॉग। और जीनियोसाइड का मतलब है पूरी जनरेशन की आप बात कर रहे हैं। जीनियो जो है, जैनो है या जीनियो आप कहो, तो जैनो शब्द जो है, जैनो पूरी जनरेशन के लिए आएगा, तो आप कहेंगे किलिंग ऑफ ऑल पीपल, किलिंग ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ फैमिली। किसी एक परिवार के सारे लोगों को मार दिया, जेन्यूसाइड है साहब। पूरे परिवार को मार दिया, पूरी की पूरी जनरेशन की डेथ कर दी है, पूरी की पूरी जनरेशन को मार दिया गया है, ठीक है। नहीं, पूरी की पूरी रेस खत्म कर दी गई है एक, तो उसके लिए आप जेन्यूसाइड का यूज कर सकते हैं। हालांकि आपसे पूछा है वाइफ के लिए, तो आंसर क्या बनना चाहिए, बी फॉर बॉल बनना चाहिए, ACBD, अरे सॉरी गाइस, AB, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। आंसर C बनेगा हमारा, ठीक है। वैसे ABCD से फर्क क्या पड़ता है, युगजोरी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ, ठीक है। हेटर ऑफ वुमन, अब देखो तुमसे हेटर पूछ ले भाई, है ना, हेटर क्या होता है, तो किस घृणा करने वाला, अब पसंद करने वाला क्या है, घृणा करने वाला क्या है, ये तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं, देखो फिलेंथ्रोपिस्ट होगा, अब मैं कहूँ परोपकारी कोई आदमी होता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना। लोगों पर उपकार करे, लोगों पर परोपकार करे, फिलेंथ्रोपिस्ट है, बिल्कुल सही बात है। फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के लिए बेहतर सोचते हैं, जो सोसाइटी के लिए क्या सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं। सेम यही है, मर्सनरी भी यही होगा कि बेसिकली जनता का हितैषी आप कह सकते हैं, जनता का हितैषी आप बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हो जनता के बेहतर के लिए काम कर रहा हो, जनता का हितैषी हो, मर्सनरी बोल सकते हैं। और उसके अलावा मिसोगाइनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन, मिसो का मतलब होता है घृणा करना, है ना।
मिसो का मतलब किससे है? घृणा करने से है, ठीक है। और गायना, गायना का मतलब, अब तो गायना का मतलब अगर महिला नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? गायनो होता है, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट है तो महिलाओं के डॉक्टर के लिए गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और गायना शब्द महिलाओं के लिए होता है। तो आप कहेंगे मिसो हो गया हेटर ऑफ, गायना हो गया क्या? वुमन। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है मिसैंथ्रोप, है ना। तो यहाँ पे मिस तो फिर भी आया है, ठीक है। एंथ्रोप आएगा मानव जाति को लेके। मिस का मतलब किससे हो गया? हेटर से हो गया, ठीक है। एंथ्रोप हो जाएगा मानव जाति, तो आप कहेंगे हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य जाति से ही निर्भर घृणा करता है कि भाई ये मनुष्य जाति ही खराब है, ठीक है। हालांकि हैं तो हम इसी लायक सारे के सारे, है ना, जैसा हम बेसिकली नेचर के साथ कर रहे हैं आजकल। कुल मिला के आंसर हमारा क्या बनेगा? हेटर ऑफ वुमन में बी फॉर बॉल बनेगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, जिसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, जिसको पढ़ नहीं सकते, देखो इलिटरेट होगा अनपढ़, किसी व्यक्ति के लिए लगा रहे हो तुम, कोई व्यक्ति अनपढ़ है उसको इलिटरेट बोलेंगे, ठीक है साहब। एलिजिबल, जो किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, मतलब किसी चीज़ के लिए योग्य हो, आप कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए क्या हो? योग्य हो। कोई व्यक्ति किसी काम के लिए क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए योग्य है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। एलिजिबल मेरा आंसर है साहब, विच कैन नॉट बी रीड। क्या है? विच कांट बी रीड, जिसको पढ़ नहीं सकते वो क्या है? एलिजिबल है, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। इनकरेजेबल, इनका मतलब निगेटिव से है, सी ओ डबल आर का मतलब करेक्ट से है। सी ओ डबल आर मतलब करेक्ट होता है ना, करेक्ट, करेक्ट की स्पेलिंग में सी ओ डबल आर आता है, तो वही है इनकरेजेबल, मतलब विच कांट बी करेक्टेड, मतलब जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसी चीज तुमसे पूछे विच कैन नॉट बी रीड, है ना, एलिजिबल, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, इनकरेजेबल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर कुल मिला के। मुझे लगता है आंसर मेरा बनेगा बी फॉर बॉल। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने वो कहा ना क्वेश्चन आया था तुमसे, अब तो मैं तुमसे पूछूं सेंचुरी का क्या है भाई? यार सेंचुरी कहाँ है? देख लो जरा, 100 साल की बात कहाँ हो रही है यार? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो, कैप्टिवेटेड का मतलब क्या है? कैप्टिवेटेड का मतलब, ये मैंने पैसेज से उठाया वो कैप्टिवेटेड का क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर पैसेज में पूछा गया था। कैप्टिवेटेड होता है मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को एकदम चौंका दिया यार कि यार ये क्या चीज़ है भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से अरेस्ट कर लेना, सम्मानित करना। एंगर्ड, गुस्से से। एस्टॉनिश मेरे हिसाब से ठीक ऑप्शन होगा। एस्टॉनिश मतलब एकदम चौंका देना किसी को, एकदम एकदम अचंभित कर देना, एकदम कैप्टिवेटेड कर लेना, ठीक है। वैसे कैप्टिवेटेड का मतलब अरेस्ट से भी निकल जाएगा, पता है। कैप्टिवेटेड क्या भी हो सकता है? कैप्टिवेटेड अरेस्ट, कैप्टिवेटेड मतलब किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, अपने अपने कंट्रोल में ले लेना। और कंट्रोल में लेना मतलब अरेस्ट भी हो सकता है। कंट्रोल में लेना क्या भी हो सकता है? अरेस्ट भी हो सकता है, एस्टॉनिश भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि पैसेज में क्या बात कही गई है। वैसे बेहतर आंसर मेरे हिसाब से अरेस्ट ही कर लो, या एस्टॉनिश भी ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। एक काम करो, फिलहाल के लिए एक ही आंसर रखो, है ना। अरेस्ट बेहतर ऑप्शन है कि कैप्टिवेट किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को अरेस्ट कर लेना, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर कैप्टिवेट का प्रॉपर मतलब अरेस्ट से नहीं है। मैं तुमसे पूछूं शाब्दिक मतलब अरेस्ट से है? शाब्दिक मतलब अरेस्ट से नहीं है। अरेस्ट करना तो भाई पुलिस वुलिस पकड़ के ले गई, वो वाली कहानी है। यहां पर इसका मतलब अरेस्टेड का मतलब है कि अपने वश में कर लेना, तो वश में कर लेने वाला अरेस्टेड है। तो इसलिए एस्टॉनिश मेरे दिमाग में आ रहा था, हालांकि एस्टॉनिश भी बेहतर ऑप्शन है, ये ना होता तो सी चुन सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई किसी चीज का अचानक हो जाना स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियसली हैपनिंग, कोई चीज अचानक से हो जा रही है, ठीक है, तो हैपनिंग सडनली, सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखेंगे साहब, ग्रीन आइड मोस्टर। ग्रीन आइड मोस्टर क्या होता है भाई? तुमसे एडीएम पूछा गया। ग्रीन आइड मोस्टर हरी आंखों वाला मोस्टर है। मॉन्स्टर का मतलब देखो, तुम्हें देख के समझ में आना चाहिए, बात चल रही है निगेटिव। बात किसकी चल रही है? नेगेटिव की चल रही है। और भाई की नेगेटिव की चल रही है, तो किसी से घृणा करना, टू बी जेलस, किसी से घृणा करना क्या होता है? ग्रीन आइड मोस्टर होता है साहब। नेक्स्ट देखो, टू च्यू द कर्ड। टू च्यू द कर्ड, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो अब तो मुझे लगता है इडियम्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो च्यू द कर्ड होता है चिंतन मनन करना, किसी बात को सोचना, किसी बात को बहुत जो है मनन करना, चिंतन करना, जो है कह सकते हैं किसी बात को बहुत ध्यान से सोचना, एकदम, है ना, किसी बात को लेके सोचना, बहुत विचार करना, चिंतन करना, ये हो सकता है। ड्यूटी पे मर जाना नहीं, और कॉन्ट्राइव अगेंस्ट समवन नहीं। तो मेडिटेट हो सकता है, और इनक्यूलेटर नहीं, ठीक है। आंसर बनेगा सी फॉर कैट, मेडिटेट करना, ठीक है, नहीं मनन करना, चिंतन करना, मेडिटेट करना, वही तो है। तो ईडीएम हमसे पूछा गया। बाकी पुट आउट क्या होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया, लास्ट टाइम ही पूछा गया था, ठीक है। पुट आउट का मतलब किससे होगा? टू एक्सटिंग्विश, ठीक है, नहीं
पुट आउट का मतलब आग वगैरह को बुझाने से, टू एक्सटिंग्विश द फायर मतलब किसी आग को बुझा देना, किसी चीज़ को जो है बंद कर देना, बुझा देना आग वगैरह को, उसके लिए पुट आउट का यूज़ होता है। पुट आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, किसी चीज़ को बुझा देना, आग वगैरह के लिए यूज़ होता है जनरली। ठीक है, आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा गाइस। नेक्स्ट देखो, टूरिंग वंस ऑन वेल, टूरिंग वंस ऑन वेल, भाई खुद की घंटी बजाने का मतलब क्या है? खुद की घंटी बजाना मतलब खुद के लिए ही या खुद की ही तारीफ करते रहना, आप अपने बारे में ही बात बताए जा रहे हैं, अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं, ठीक है नहीं, तो इसको बोलेंगे टू रिंग वंस ऑन बेल। कहाँ आएगा? देखो, टू इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है विलीन होना, मतलब इंडल्ज मतलब होता है एकदम उसी काम में लगे रहना। टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज मतलब अपनी ही तारीफ में लगे रहना, डी फॉर डॉग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रीन आइड मॉन्स्टर दोबारा से आ गया है तो इसको जेलस कह सकते हैं, हो सकता है 2 बार पूछा गया हो। नेक्स्ट देखो, चूज अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज या ईडियम। आपसे ईडियम पूछा गया है, ठीक है नहीं, और दुख की बात यह है यहीं से ईडियम शुरू हो गया, जो कि अगली लाइन से होना था, हमारे जो है थोड़ा सा राइटर की मिस्टेक है। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लोलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, द लिटिल गर्ल विद द फ्लोलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। बताओ भाई क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर स्टोल द शो है, इसके बारे में पूछा गया हुआ तुमसे, है ना, स्टोल द शो। स्टोल द शो का मतलब होता है कि भाई जब तुमने उस लड़की ने शो को चुरा लिया, शो को चुराने का मतलब है सबकी वाहवाही लूटी, सबने कहा होगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वॉन एवरीबडीज प्रेज, आंसर क्या बनेगा? डी फॉर डॉग बनेगा। वॉन एवरीबडीज प्रेज, प्रेज मतलब होता है तारीफ, ठीक है, तो आंसर डी फॉर डॉग। स्टोल द शो ईडियम है जिसका मतलब होता है सबकी तारीफ जो है बटोरना, सबकी तारीफ बटोरना, वाह वाह बटोरना, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साहब, बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश, ये 2021 में पूछा गया, सबसे लास्ट जो हमारा एग्जाम था उसी में पूछा गया है, और अगर उसमें पूछा गया है तो जरा एक बार देख लीजिए। बर्ड इन हैंड वर्थ 2 इन अ बुश, कि भाई जो चीज एक हाथ में है वो ज्यादा बेहतर है उन 2 चीजों से जो कहीं और रखी हैं, किसी और के पास है, हमारे पास नहीं है, तो अपने हाथ में एक चीज बेहतर है एज कंपेयर टू द अदर 2 जो 2 और लोगों के पास है। कहने का मतलब क्या है? जो तुम्हारे पास है, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उससे सेटिस्फाई रहना, देन टू किसके कंपैरिजन में? ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, उस चीज को पाने में लग जाना है जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसमें भी सेटिस्फाइड आदमी रह सकता है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो ए फॉर एप्पल आंसर लगाएंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, ब्लड इज, भाई प्रोवर्ब है, क्या है? प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब जो है वो, अब तुम सोचो कि इसमें ये भी आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा, नहीं, प्रोवर्ब्स हमेशा सेम रहती हैं साहब, प्रोवर्ब्स बदलती नहीं है, प्रोवर्ब्स सेम रहेंगी। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड थिनर होता है, थिकर होता है, प्योर होता है, या फिर प्रीशियस होता है? बताओ ब्लड क्या होता है साहब? अगर तुम समझो तो ब्लड जो है वो थिकर होगा, है ना, ब्लड क्या होगा? थिकर होगा, ब्लड इज थिकर थिकर देन वाटर। अब तुम कहोगे सर थिकर क्यों हुआ, थिनर भी हो सकता है, अरे हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन प्रोवर्ब्स चेंज नहीं होती, कहावतें जो पहले लोग बाग कह के चले गए वो चले गए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लड इज थिकर देन वाटर का मतलब है कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो नॉर्मल बनाए हुए रिश्तों से बेहतर होते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है खून के जो रिश्ते होते हैं, अपने जो खून के ब्लड रिलेशन जो हैं वो रिलेशंस बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल रिलेशंस जो आपके द्वारा बनाए गए। जैसे दोस्ती में आपने बना लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, या ऐसा कोई रिलेशन हो गया भाई जो मतलब ऐसा मान लें कि भाई अच्छा तू आज से मेरा भाई है, तू आज से मेरी बहन है, तू सहेला तू सहेली है ना, ऐसे वाले जो रिलेशंस हैं वो उसके कंपैरिजन में ब्लड रिलेशंस आर बेटर, ये कहा गया है। और बात ठीक है भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लड रिलेशन ही काम आते हैं, वही बताया गया है बी फॉर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इडियम प्रोवर्ब आपसे पूछी गई जिसका मतलब क्या है? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर एक क्लाउड में एटलीस्ट एक सिल्वर लाइनिंग होती है। कहने का मतलब है हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है नहीं। एवरी अनप्लीजेंट जो है सिचुएशन में क्या होता है? एक पॉजिटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है हर अनप्लीजेंट सिचुएशन में। प्रोवर्ब का मीनिंग पूछा था, आंसर बनेगा गाइस बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल। एनोनिम पूछा है आपसे, किसका एंटोनिम पूछा है साहब? एंटोनिम पूछा है आपसे एडवर्स का। एडवर्स का मतलब विपरीत से निकलता है साहब, देख लेना मात्रा वात्रा ठीक हो अपने हिसाब से, ठीक है। एडवर्स का मतलब किससे निकलता है? विपरीत से निकलता है, कोई चीज़ जो आपके विपरीत हो, जो चीज़ आपके अपोजिट हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं विपरीत का अपोजिट क्या होगा, है ना, एडवर्स होगा विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा क्या करेंगे? जो जो आपके पक्ष में हो। विपरीत का मतलब अपोजिट क्या निकलेगा? विपरीत का अपोजिट निकलेगा जो आपके पक्ष में हो, है ना। पॉजिटिव शब्द हमें चाहिए कुल मिला के। अगर मैं आपसे पूछूं इनेमिकल, है ना, या अनविलिंग, वो चीज जो काम करने का विलिंग नहीं हो, इच्छुक नहीं हो। अनविलिंग तो नहीं हो सकता यार, अनविलिंग मतलब इच्छुक, अनविलिंग मतलब जो काम करने का आप इच्छुक नहीं हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इनेमिकल क्या है साहब? इनेमिकल है विरोधी,
एनिमिकल, इनी जो आ गया ना शुरू में, एनिमी जो आ गया, एनिमिकल, तो ये जो है किसको दिखाएगा, विरोध को दिखाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, विपरीत का अपोजिट आपको पक्ष में ढूंढना है। दो ऑप्शन बचे, फ्रेंडली और हॉस्टाइल। अगर मैं हॉस्टाइल की बात करूं तो हॉस्टाइल मतलब जो किसी से घृणा करे, है ना, हॉस्टाइल मतलब जो किसी से क्या करे, घृणा करे, है ना, द्वेषी प्रकार का व्यक्ति होता है, उसको आप जो है हॉस्टाइल कह सकते हैं। बाकी फ्रेंडली आपका आंसर होगा। पक्ष में मतलब एक तरीके से वही जो आपको बहुत फ्रेंडली हो कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपोजिट पूछा है पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली क्या होता है बताओ भाई। पार्टिकुलरली हिंदी होती है खास तौर से, है कि नहीं बताओ। आई वॉन्ट पर्टिकुलरली दिस ड्रेस, कि मुझे खास तौर से यही ड्रेस चाहिए, मान लेते मैं ऐसा कहता हूं या कुछ भी कोई कहता है, तो पार्टिकुलरली हिंदी में होगा क्या, खास तौर से, ठीक है, हम कहेंगे खास तौर से। बहुत बढ़िया साहब। अब खास तौर से का होगा क्या, जनरली, बहुत साधारण तरीके से, इन जनरल। जनरली क्या होता है, इन जनरल, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखो साहब, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस होता है साहब क्या, झगड़ालू। कैंटेंक्रस क्या होता है, झगड़ालू। किसी को आप झगड़ालू कह रहे हैं, मात्रा पता नहीं कौन सी लगेगी, देख लेना। तो वो कैंटेंक्रस है। और क्वेरलसम भी क्या ही होता है, झगड़ालू होता है। हमारा आंसर ए फॉर एप्पल ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। डिसरेस्पेक्टफुल आप समझते होंगे, असम्मान की बात करना है, ठीक है, नहीं। बाकी नॉइसी, नॉइसी किससे रिलेटेड है, नॉइस से, ठीक है, या आवाज की बात कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो उसको नॉइसी कहेंगे। सम्मान की बात नहीं हो रही है, डिसरेस्पेक्टफुल कहेंगे। रैश का मतलब जल्दी से होगा, ठीक है, नहीं, रैश का मतलब किससे होगा, जल्दी से होगा। या फिर खराब 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 के लिए भी रैश का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम कोई चीज कह रहे हो कि वो रैश ड्राइविंग करता है, ठीक है, नहीं, जैसे हमने सुना होगा रैश ड्राइविंग, है ना, वो रैश ड्राइविंग मतलब तेज ड्राइव कर रहा है, खराब ड्राइव कर रहा है, तो ये है खराब वाली बात आप कह लो, ठीक है। बाकी आंसर मेरा क्वेरलसम होगा। क्वेरलसम का मतलब भी झगड़ालू होता है, वो व्यक्ति जो झगड़ा करे। ये सुनने आपसे पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था हालांकि। नेक्स्ट देखो, एटेन्यूएट। एटेन्यूएट भी लास्ट ईयर पूछा गया, लास्ट मतलब 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया। एटेन्यूएट होता है किसी चीज को कम करना, मीनिंग होता है एटेन्यूएट क्या, कम करना। मैं अपने टाइम में था, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे नौकरी से पहले, तो मुझे ये याद रहता था, मैंने इसको याद ऐसे करा था, एट 10 यू 8, तो 10 से कितना हो गया साहब, 10 से 8 हो गया, मतलब किसी चीज को क्या करना, कम करना। अब पता है मैं ना बहुत थोड़ा टेक्निकल टीचर हूँ, टेक्निकल इन द सेंस कि मैं लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो मुझे वैसे हालांकि वोकेबलरी मैंने भी कभी किसी ज़माने में जो है निमोनिक्स से याद करी थी, कि ट्रिक्स बना के याद करी थी। आपको भी करनी चाहिए बहुत सी, मतलब सारी वोकेबलरी तो तुम याद नहीं कर सकते ट्रिक से, लेकिन हाँ जो जिसकी ट्रिक बन जा रही है उसको ट्रिक बना के याद करो, बेहतर होता है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है काम करना, कि मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं, अरे इसको ऐसे बना लो, इसको बहुत से टीचर्स होते हैं जो ट्रिक्स बनाते हैं कि इसको ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। मतलब हो सकता है मैं धीरे धीरे इवॉल्व हो जाऊं, और अब जैसे मैं यूट्यूब पे आया हूं धीरे धीरे और मैं सीख लूं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है यार। ये मेरे लिए ऐसा है कि यार ये कैसे हो पाएगा, मैं कैसे कूद फिर के ऐसे करके बताऊंगा कि भाई इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे जोड़ लो। तो वही है। हाँ मैं सिंपली बता सकता हूँ, मैंने कभी ऐसे याद करा था, एट 10 यू 8, 10 से कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब इसका मीनिंग होता है कम करना। अब वो देखो पेपर में पूछ भी लिया गया, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया। अब एटेन्यूएट मतलब कम करना, सिनोनियम आपसे पूछा है, कम करना, डिवाइड करना, फोर्स करना, रिपीट करना, या मेक थिन। मेक थिन का मतलब पतला करने से, ये कम करने से, ये आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो बताओ भाई, इनंडेट सिनोनियम पूछा है आपसे, है ना, सिनोनियम आपसे पूछा है, बताओ भी क्या कहोगे। देखो किसी जगह को एकदम पानी से भर देना, है ना, किसी जगह को पानी से भर देना, या फिर बेसिकली इमोशंस के लिए भी यूज हो जाता है, हालांकि आपसे इनंडेट का जो है सिनोनियम पूछा है, तो आंसर बनेगा टू फ्लड, है ना, टू फ्लड मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान के चलो, मैं कैसे बताऊं ये हिंदी में हम वर्ड्स में क्या कह सकते हैं हम, मतलब जैसे ऐसा है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ओवरवेल्म हो जा रहे हैं, बहुत एकदम ऐसा फील कर रहे हैं कि यार क्या बात है ना, इतनी सारी चीजें तुम्हें किसी ने दे दी कि तुम बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो टू फ्लड विद गिफ्ट्स। तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, एंड नाउ यू आर फीलिंग इमोशनली अटैच्ड, नाउ यू आर फीलिंग इमोशनली ओवरवेल्म्ड, आप फील कर रहे हो इमोशनली ओवरवेल्म कि यार बड़ा मतलब क्या क्या काम कर दिया अभी, क्या बात है ना। बाकी पानी से भर देने के लिए भी जो है इनोडेट का यूज़ कर लेते हैं, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। बहुत मुश्किल शब्द था भाई, मैं बताऊं मुश्किल शब्द है, तुम निराश मत होना, तुम्हें लगे कि भारी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा शब्द तो दाया माया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इंक्रीज का क्या करेंगे, इंक्रीज का डिक्रीज करेंगे, अब डिक्रीज तो है नहीं ऑप्शन में, क्या कहोगे।
वैसे तो रिडक्शन भी कम करना है, रिडक्शन भी क्या है, कम करना है। बाकी इंक्रीमेंट हो गया बढ़ाना, ये तो आंसर होगा नहीं। स्मॉलर भी क्या करना है, किसी चीज़ को छोटा करना है, ठीक है। रैपिड का मतलब तेज होता है। देखो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अब ये पता है पैस हो सकता है पैसेज से आया होगा, पैसेज में से उठा लिया मैंने क्वेश्चन ही वोकैबलरी का, क्योंकि वोकैब तो वोकैब होती है यार। अब जैसे तुमसे पूछ लिया इंक्रीज का मतलब क्या है, तो इंक्रीज का मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि किस लेवल की बात हो रही है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें अंदाजा तो लग जाए। ऐसा थोड़ी कि तुम बिल्कुल अंधे ही भाग रहे हो रेस में, तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो उसमें मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं, इसलिए मैंने कंपाइल करके तुम्हें एक जगह दे दिए। तुम्हें हो सकता है एक जगह कंपाइल वोकैबलरी मिले ही ना, कहीं देखोगे तुम तो, लेकिन मेरे से इतना उपाय मैंने करा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने पैसेज से उठा लिया। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा पैसेज में कम करने की बात हो रही है, छोटा करने की बात हो रही है, मीनिंग दोनों सेम ही है। हालांकि ऑप्शन डिक्रीज होता ना इंक्रीज का, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट बना देते इंक्रीज का डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, कार्कास, कार्कास होता है मृत शरीर। कार्कास क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी के लिए कार्कास का यूज करते हैं, मृत शरीर के लिए। हिंदी तो चलो क्या लिखनी, डेड बॉडी तो तुम समझ ही जाओगे। तो डेड बॉडी के लिए कार्कास का यूज करते हैं साहब, बहुत बढ़िया। बल्क, फेडरेशन, क्वालिटी, कॉप्स, कॉप्स भी क्या ही है, मृत शरीर ही है, ठीक है। मृत शरीर ही क्या है, अरे लिखा जाए यार ठीक से यार, ठीक है। मृत शरीर के लिए कॉप्स का यूज करते हैं। कॉर्प्स का मतलब ही है डेड बॉडी से, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा है, डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साहब, इवेंचुअली, इवेंचुअली की हिंदी होती है अंततः, अगर तुम समझते हो। अंततः, इवेंचुअली मतलब एट द एंड, आप ये कहना चाह रहे हो एट द एंड, है ना, एट द एंड। अब एट द एंड कहाँ है साहब, आफ्टर सम टाइम, नेवर, इनिशियली मतलब शुरुआत में नहीं, एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब एट द एंड या फिर इवेंचुअली, एक ही बात है। आंसर बनाओ बी फॉर बॉल, आंसर क्या बनाओगे, बी फॉर बॉल। जस्टिस का एंटोनियम पूछा है भाई, जस्टिस का एंटोनियम क्या होगा, जस्टिस। अब देखो पता है क्या तो उसने पूछा इल जस्टिस, अनजस्टिस, डिसजस्टिस या इनजस्टिस। जस्टिस का इनजस्टिस होता है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी इंग्लिश बोलते हो, लोगों को सुनते हो, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें दिक्कत आएगी। हाँ अगर तुम्हें बिल्कुल ही समस्या है कि यार मैंने तो आज तक सुनी बोली नहीं है, होता है भाई ऐसा, हम गाँव वगैरह से लोग बाग आते हैं तो कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है शब्द को पहचानने में। लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ते रहो, कंटिन्यू रहोगे ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, कोई समस्या आएगी नहीं। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है, जहाँ इंग्लिश के नाम पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ और खास करके स्टेनो में बना हूँ, स्टेनो में इंग्लिश ही पूछी जाती है। तो मैं कहीं बहुत विदेश से पढ़ के नहीं आया, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था बिल्कुल, मुझे जिसे कुछ नहीं पता था। सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ के आदमी, मैं ही नहीं कह रहा एजुकेशन खराब है, बहुत अच्छी एजुकेशन है और डिसिप्लिन बड़ा अच्छा सिखाते हैं वो लोग, लेकिन मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड इन दैट स्कूल कि भाई मैं इंग्लिश की बात कर लूँ। और फिर मेरा स्कूलिंग भी मुझे लगता है जो लोग जानते हैं, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन सीखा एट द एंड ऑफ द डे, सीखा कि भाई करते करते हो जाता है। तो ऐसे घबराना नहीं कि इंग्लिश मुश्किल है या क्या है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एड्रॉइड की बात कर लें साहब। एड्रॉइड का सिनोनिम पूछा, एड्रॉइड मतलब होता है सक्षम, किसी काम को करने में एकदम सक्षम है, कोई स्किल्ड है। तो आंसर क्या बनेगा, स्किल्ड बनेगा, ठीक है। नहीं, आंसर क्या बनेगा, स्किल्ड बनेगा। एड्रॉइड का मतलब सक्षम से होता है, वो व्यक्ति जो किसी काम को करने में एकदम सफल है, कुशल है ना। आप कह सकते हैं स्किल्ड कह लो, कुशल कह लो, ठीक है साहब। कोई व्यक्ति जो किसी काम को करने में कुशल है, स्किल्ड है, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, सॉरी बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखिएगा, जुडिशियस। भाई जुडिशियस, अब देखो ये वाला क्वेश्चन उसका है, लास्ट टाइम जो हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है। नहीं तो अगर मैं कहूं कि भाई जुडिशियस का मतलब क्या होगा, जुडिशियस का मतलब होगा शोइंग गुड जजमेंट, ठीक है साहब। शोइंग गुड जजमेंट, आप बहुत अच्छा जजमेंट जो है दिखा रहे हैं, अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, जुडिशियस का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं साहब, मतलब देखो अगर मैं कहूं जुडिशरी, तो जुडिशरी न्याय व्यवस्था के लिए जुडिशरी शब्द का यूज करते हैं, तो जुडिशरी नाउन है। जुडिशरी को जब आपने चेंज करा जुडिशियस में, जिस शब्द के लास्ट में ओयूएस लग जाता है भाई, वो जो है एडजेक्टिव होता है। जिस शब्द क्लास में ओयूएस लग जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो जुडिशियस का मतलब होता है शोइंग गुड जजमेंट, आप जब बहुत अच्छा जजमेंट दिखा रहे हो, है ना, या आप कहो कि जजमेंट, आप कह सकते, मैं कहना चाह रहा हूं कि केयरफुली जजमेंट आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन।
केयरफुल एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा आपने केयरफुली एग्जामिन किया चीज़ों को, उसके बाद आपने कोई काम किया, तो उसको आप कह सकते हैं क्या, जो है जुडिशियस बोल सकते हैं। कोई आपने जब कोई डिसीजन लिया उसको जुडिशियसली लिया, मतलब बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के किया, तो वो जुडिशियस है। इसका आपको क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है। क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है साहब। देखो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं बात करूँ कि भाई केयरफुल, तो केयरफुल तो सिनोनियम हो जाएगा। अरे तुम नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहे हो ना, तो आंसर तुम्हें नेगेटिव चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ केयरफुल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो केयरफुल तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि केयरफुल तो हो जाएगा सावधानी से। हमें बताना है, हमने सावधानी से तो यहाँ कह दिया ना, केयरफुली कोई काम करा है। हम कहना चाहते हैं जिसमें सावधानी ना बरती गई हो, ठीक है, जिसमें सावधानी ना बरती गई हो। मैं तुमसे पूछूं सगेसियस क्या है, सगेसियस का सेम मीनिंग है साहब, ठीक है, डन समथिंग केयरफुली। सगेसियस का मतलब है डन समथिंग केयरफुली, कोई काम आपने बहुत केयरफुली किया है, डन समथिंग केयरफुली, बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से कोई काम किया, सगेशियस है। तो आपसे सिनोनियम पूछता ना, तो आंसर बी फॉर बॉल होता। सबसे बेहतर सिनोनियम क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। सगेशियस, केयरफुल से बेहतर सगेशियस होता। लेकिन आपसे एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम पूछा है, बात चलती है इम्प्रूडेंट की या सिली की, है ना। अब मैं आपसे कहूं इम्प्रूडेंट क्या होता है, मतलब एकदम गलत तरीके से करा गया, डन विदाउट, डन विदाउट केयर, बिना किसी केयर के, है ना, बिना किसी केयर के आपने कोई काम किया है, केयर कह लो, अवेयरनेस कह लो, डन विदाउट केयर, डन विदाउट अवेयरनेस, कोई काम बिना अवेयरनेस के आपने किया, ऐसे ही कर दिया, आपको कुछ पता नहीं था बस कर दिया, है ना। तो आंसर बनेगा सी फॉर कैट। ये इसका सिली जो है, हालांकि सिली भी हो सकता है, सिली मतलब एक, मतलब सिली होता है जो अनइंटेंशनल हो। मुझसे सिली मिस्टेक हो गई, आपने करना नहीं चाहिए लेकिन हो गई, तो गलती तो है वो। सिली का मतलब गलत से तो निकलेगा ही, निगेटिव शब्द तो है, लेकिन बेहतर आंसर इंप्रूडेंट होगा, जो एग्जैक्ट अपोजिट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, इनोसेंट के लिए क्या पता, इनोसेंट अगर हम किसी को कह रहे हैं, इनोसेंट का मतलब क्या होगा भाई, वो व्यक्ति जो क्या नहीं है, गिल्टी नहीं है। गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, ठीक है साहब। इनोसेंट क्या होता है, निर्दोष। अरे हाँ है ना, इनोसेंट क्या होता है, निर्दोष होता है। तो अगर मैं बात करूं गिल्टी की, तो आंसर गिल्टी बन जाएगा, मुझे लगता है कोई समस्या की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी एक्टिव तो आप समझते हो, वो व्यक्ति जो एकदम क्रियाशील हो एक तरीके से, क्लेवर मतलब चालाक, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी एक तरीके से, वो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट है। उसको इग्नोरेंट में इग्नोर आया तो तुम समझ रहे होंगे, जिसको इग्नोर करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे, अज्ञानी को। तो इग्नोरेंट बी फॉर बॉल बनेगा साहब। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर बनेगा हालांकि डी फॉर डॉग इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बाद फ्रेलिटी। फ्रेल होता है कमजोरी, फ्रेल क्या होगा, कमजोरी, है ना। फ्रेल होगा वीकनेस। बाकी वीकनेस दोनों, फ्रेलिटी दोनों के लिए आ जाता है, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो, चाहे वो मेंटल वीकनेस हो, चाहे वो मेंटल वीकनेस हो, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो, दोनों के लिए फ्रेलिटी शब्द का यूज कर सकते हैं भाई। कुल मिलाकर वीकनेस है, ठीक है। नहीं, आपसे क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। वीकनेस का अपोजिट क्या होगा साहब, स्ट्रेंथ होगा। वीकनेस का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। बोल्डनेस क्या होता है, बहादुरी। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और उसके अलावा क्या बचा, इमेंसिएशन। इमेंसिएशन मुझे पता नहीं यार, एक बार देख लेना, गूगल कर लेना इमेंसिएशन क्या होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब वो चीज़ जो एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है मतलब आप कह सकते हो वो चीज़ महत्वपूर्ण है ना। कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है तो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है ना। क्या कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्निफिशेंट होता है शानदार, बहुत शानदार आपने काम किया, बहुत मैग्निफिशेंट। प्रोमिनेंट मतलब एकदम एकदम प्रॉमिसिंग आपने काम किया, तो प्रोमिनेंट है वो। एफिशिएंट होता है सक्षम। एफिशिएंट क्या होगा, सक्षम, किसी काम को करने में क्या, सक्षम, ठीक है। बाकी प्रोमिनेंट की हिंदी में एक शब्द में क्या कहूँ मुझे नहीं आ रहा, हालांकि एकदम प्रोमिनेंट एक होता है किसी, एकदम एकदम खास आप कह सकते हैं। खास के लिए मतलब विशिष्ट कह लो, एक शब्द विशिष्ट होता है, ठीक है। विशिष्ट आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट के लिए, ठीक है। मतलब कोई फेमस होता है उसके लिए प्रोमिनेंट शब्द का यूज कर लेते हैं हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अटर। अटर का मतलब किससे होगा, बोलने से होगा। अटर का मतलब किससे होगा, किसी चीज़ को बोलना, ठीक है साहब। ये भी लास्ट पेपर में पूछा गया आपका। और बोलने के लिए किसका यूज़ करेंगे साहब, स्पीक का यूज़ करेंगे। स्पीक मतलब बोलना, एटलीस्ट अटर अ वर्ड, मतलब कम से कम एक शब्द तो कहो। तो अटर जो है वो बोलने से होता है, UTTER, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ओड वर्ड। ओड, ऑड का मतलब क्या है भाई, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। जॉय खुशी की बात है, हैप्पीनेस खुशी की बात है, ब्लिस मतलब होता है, ब्लिस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, पॉजिटिव है। सोरो होता है दुख साहब। तो एक ही चीज़ है जो अलग है, कौन है, सोरो। नेक्स्ट देख लो,
मिसपेल्ड क्या है साहब, गवर्नेंस है, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया। गवर्नेंस में ई नहीं ए बनता है, गवर्नेंस में ई नहीं क्या बनता है, ए बनता है, गवर्नेंस ERNANCE गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मिसपेल्ट वर्ड इसके बाद पूछा है गवर्नेंस के बाद, देखना जरा। डेसिकेशन, डेसिकेशन तो ठीक लग रहा है, ठीक है। डेसिकेशन तुम साइंस में पढ़ते होंगे शायद, है ना, जब जब साइंस में तुम पढ़ते हो किसी चीज में पानी वानी हटा देते हैं तो उसको डेसिकेशन बोलते हैं। निर्जलीकरण समझते हो, निर्जलीकरण करना किसी चीज का, मुझे लगता है यूपी वालों के लिए तो निर्जलीकरण बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम लोगों के लिए तो बहुत आसान काम है निर्जली प्रजलीकरण, ठीक है। डिसेंडेंट भी ठीक है ना, देखो डिसेंडेंट की बात करें तो डिसेंडेंट जो है वंशज के लिए लगाते हैं, है ना, कोई किसी का वंशज है, कोई किसी की संतान है, तो इसके लिए जो है किसका यूज कर लेते हैं, डिसेंडेंट शब्द का यूज कर लेते हैं। डेरोगेटरी में गलती है, डेरोगेटरी ORY होता है ना, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, C फॉर कैट बनेगा, ठीक है। बाकी डर्मा का मतलब समझते हो, स्किन से निकलता है, डर्मा का मतलब किससे निकलता है, स्किन से। हालांकि डेरोगेटरी नहीं बताया ना, डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, ठीक है, नहीं, डेरोगेटरी क्या होता है, अपमानजनक, कोई चीज अपमानजनक है, डेरोगेटरी है। उसके अलावा डर्माटिटिस, डर्माटिटिस, डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन, है ना, तो ये स्किन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई बीमारी होगी मेरे हिसाब से, है ना, बीमारी का इशू लिख देता हूँ, स्किन रिलेटेड इशू की बात चल रही है, उसके लिए डर्माटिटिस बोला गया है। टिटिस का मतलब ऐसे ये सूजन वूजन से हो सकता है, एक बार देख लेना बाकी, लेकिन डर्मा का मतलब स्किन से है, डर्मालॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, स्किन विज्ञान की आप बात करें, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी, तो डर्मा जो शब्द है वो स्किन के लिए आता है, ठीक है। डर्माकूल, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, तो डर्मी वो डर्मा ही है, त्वचा के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा है आपसे साहब। हेमरेज समझते हो, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, हेमरेज, देखो हेमरेज की स्पेलिंग जो है वैसे तो HEMO ए वाले तो, अच्छा HEMO, फिर तो ऑप्शन ही एक है, ठीक है, HAE है किसी में। देखो एक बात बताऊं, ये सही है, लेकिन हेमरेज की स्पेलिंग दो निकलती है, पता है, अगर तुम देखोगे, मगर तुम्हारे लिए वैसे जरूरत नहीं है, ये ठीक है, हेमरेज की स्पेलिंग जैसे ब्रेन हेमरेज होता है तो हेमरेज हो गया, ठीक है, लेकिन पता है दो, एक तो यूके बेस्ड है और एक यूएस बेस्ड है। इंग्लिश भी दो चलती है ना, किसी में जेड बनता है, किसी में जेड बनता है, किसी में जे बनता है, तो मैं आपसे पूछूं यूएस बेस्ड, ये वाली यूएस बेस्ड है, ठीक है साहब, ये स्पेलिंग जो है जो यूएस बेस्ड इंग्लिश है, ठीक है, नहीं हमारे यहाँ भी जो फॉलो होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। दो हेमरेज है, यूके बेस्ड की बात करूं, अगर मैं यूके बेस्ड इंग्लिश की बात करूं तो इसमें ना HAEMORRHAGE, तो वैसे तुम्हें दोनों लिखी मिल सकती हैं, मतलब कहीं तुम किताब में देखो, तुम कहो बोले सर ने तो गलत बता दी थी, दोनों मिल सकती हैं, HAE भी मिल सकती है और HE भी मिल सकती है, लेकिन हमारे यहाँ यूएस बेस्ड इंग्लिश ही चलती है ना, तो भाई बी फॉर बॉल आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, अरे कंजक्शन कहाँ से आ गया साहब, ये सेंटेंस हालांकि यहाँ डलना नहीं था, डल गया होगा गलती से, तुमसे पूछा कि करेक्ट कंजक्शन बता दो, है ना, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। भाई नो सुनर आया है ना, नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है, देन क्यों आता है, अरे सूनर लिखा है, सूनर, सूनर कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, सूनर कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, तो सूनर जो है अगर आप नो सुनर कह रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन ही आएगा, व्हेन गलत, बट गलत, एंड गलत, क्या आएगा, देन आएगा, देन आएगा, तो बी फॉर बॉल ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, प्रिया इज नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, प्रिया जो है वो दिस काइंड ऑफ जॉब के लिए नहीं है, ठीक है, नहीं क्या कहें, देखो ये फोर लगा ना, एक फ्रेजल वर्ब होती है कट आउट फोर, है ना, कोई चीज तुम्हें सूट कर रही है, मैंने कहा यार ये चीज ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी है, मैं कहता हूं महिलाओं के लिए टीचर की नौकरी अच्छी है, तो ये नेचुरली सुटेबल है कोई चीज, है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं प्रिया इज नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर, कट आउट मतलब नेचुरली सुटेबल, प्रिया जो है वो सुटेबल नहीं है इस टाइप की जॉब के लिए, है ना, इस टाइप की जॉब के लिए वो सुटेबल नहीं है, तो कट आउट फॉर, तो बेसिकली आंसर तो पहला ही होगा कट आउट फॉर, है ना। बाकी तीन फ्रेजल वर्ब बचती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कट इन का मतलब क्या होता है, तो कट इन होता है टू इंटरप्ट, टू
इंटरप्ट, किसी को बाधित करना ना बीच में। तुम इंटरप्ट छोड़ो, तुम बाधित करना ही लिखो। क्या करना? बाधित करना। ठीक है साहब। गो स्ट्रेट टू द मेन लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। किसी इंपॉर्टेंट पार्ट पे ही चले जाना, तो कट थ्रो है, मतलब तुमने कोई चीज काट के लास्ट में चले गए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उस पे चले गए तो कट थ्रो है। ठीक है नहीं। और कट अप मतलब इमोशनली अपसेट, उदास होना। क्या होना साहब? उदास होना कट अप है। ठीक है। नेक्स्ट देख लो साहब। देखो यहाँ से सेंटेंस है, सॉरी फॉर द ये हमारी गलती। देखो, ही वॉज टायर्ड एंड इल, वो थका हुआ था और बीमार था। एंड ऑन द स्टेयर्स, और वो स्टेयर्स पे क्या हो गया? स्टेयर्स पे लड़खड़ाया, ऑन द स्टेयर्स, एंड फेल ऑल वे डाउन, और फिर वो अचानक से नीचे गिर गया। साहब आप ये कह रहे हो, तो स्टेयर से पहले लड़खड़ाया और फेल ऑल द वे डाउन, और उसके बाद वो नीचे गिर गया। तो भाई एक बात बताओ, स्टक और स्टम्प्ड है ना, इसका मतलब होता है, मतलब देखो स्टक है और स्टम्प्ड है, दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। दोनों मीनिंग रखते हैं किसका? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड का। किसका मीनिंग रखते हैं? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। दोनों मीनिंग रखते हैं किसका? कंप्लीटली कंफ्यूज का। स्टक, तुम्हारे दिमाग में कोई बात फंस गई, रुक गई, स्टक्ड, आई एम स्टक्ड, मैं जो हूं कंफ्यूज हूं, मैं फंस गया हूं। स्टम्प्ड, ठीक है। स्टम्बल होगा लड़खड़ाना, मैंने बताया। ठीक है नहीं, लड़खड़ाने की बात करेंगे तो स्टम्बल्ड है। अब वो स्टेयर्स पे पहले लड़खड़ाया और उसके बाद नीचे गिर गया, तो आंसर तो स्टम्बल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। एक लास्ट में वर्ड बचा स्टीयर्ड। स्टीयर्ड वैसे तो स्टीयर्ड कह सकते हैं कि टू कंट्रोल द डायरेक्शन, टू कंट्रोल द डायरेक्शन। डायरेक्शन को कंट्रोल करना क्या है? स्टीयर्ड। डायरेक्शन को कंट्रोल करना क्या है? स्टीयर्ड। तो आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, लड़खड़ाना। वो लड़खड़ाया और गिर गया। ठीक है, ये कहना चाह रहे हो आप। दीज मैंगोज आर राइप, ये जो मैंगोज हैं वो क्या हैं? राइप हैं, पके हुए हैं साहब, बहुत बढ़िया। पॉजेसिव, आपसे पूछा है कि एडजेक्टिव इज यूज्ड, कैसा एडजेक्टिव यूज हुआ है? ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आना था, ये इसकी पीडीएफ अलग है। ठीक है, अब इसके बाद पता है मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें और लेके आऊँगा, तुम्हें बता दूँ अगर तुम चाहते हो देखना तो। जितने पैसेजेस आए हैं, मैंने कहा ना पैसेज हर बार आता है, 4 से 5 नंबर का पैसेज, कई बार 5 नंबर का आता है, कई बार 7-8 नंबर का भी आता है। पिछली बार 7 नंबर का पैसेज पूछा गया था, 8 नंबर का 30 में से, और उसमें 2-3-4 क्वेश्चन वोकैबुलरी के थे। मैं उसके अलावा पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो पैसेजेस पूछे गए हैं, या कितना भारी पैसेज आता है, आपका कैलिबर कितना है, उस हिसाब से मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है। मैंने बना ली है पीडीएफ, बनवा ली है पीडीएफ, तो कंप्लीट है वो बिल्कुल। अगली जो क्लास में लूँगा टेट से रिलेटेड, वो पैसेज ही लूँगा। पिछले 10 साल में जितने पैसेज आए हैं 10 मतलब 16 से 26 में लेके चल रहा हूँ, वो भी टेट से रिलेटेड। तो मतलब ऐसे तो 6-7 साल ही हुए, क्योंकि 21-22 के बाद से तो पेपर ही नहीं हुआ है ना। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ 16 के बाद से पिछले 5-6 साल में आपको अंदाज़ा लग जाएगा बढ़िया कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आ जाओ। बाकी आपसे पूछा है कि एडजेक्टिव बताओ, कौन सा एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन यहाँ आना नहीं था, लेकिन आ गया तो मान लेते हैं। दीज मैंगोज आर राइप, तो दीज आया है ना। दीज क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है भाई। क्वांटिटेटिव तुमने नंबर थोड़ी बताया 5, 7, 10, 12, तो क्वांटिटी की बात कर लेते। पॉजेसिव, भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, यही हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, जो पोजेशन दिखाते हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं साहब? दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं साहब, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है साहब, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। इंटरोगेटिव, भाई अगर किसी WH वर्ड ने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया है तो वो इंटरोगेटिव जो है एडजेक्टिव हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी नाउन से पहले रखा है कोई एडजेक्टिव, किसी नाउन से पहले रखा है कोई भी WH वर्ड, और उसकी वजह से सेंटेंस कैसा बना है?
इंटरोगेटिव बना है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट हो सकता है, जैसे कई बार है ना, मैं पूछूं व्हाट बुक इज दिस, है ना, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस में व्हाट काइंड जो है इंटरोगेटिव बन गया व्हाट काइंड की वजह से, तो व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है नहीं। हुज बुक इज दिस, तो हुज क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो कोई भी नाउन से पहले एडजेक्टिव, कोई भी नाउन से पहले WH वर्ड जो रखा है, नाउन से पहले कोई WH वर्ड रखा है और उस WH वर्ड की वजह से सेंटेंस कैसा बन गया, इंटरोगेटिव बन गया, तो उसको कैसा एडजेक्टिव मानेंगे, उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मान जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडजेक्टिव होते हैं। बाकी तुमसे पूछा दीज कैसा है, तो तुम्हें बता दिया, देखो ये आ गया दीज। अगर दीज ये आ गया तो दीज कैसा है, डेमोस्ट्रेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा गाइस, डेमोस्ट्रेटिव होगा। तो आंसर बनेगा सी फॉर कैट। अगर बात समझे हो तो आगे चलते हैं, और आगे है थैंक यू, लर्न इंग्लिश विद निर्भय, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जाना मत, ठीक है। इसमें क्या होता है, QR वो जनरेट हो जाता है, एक बार जरा देख लेते हैं। ये आपको PDF अगर चाहिए, आपको लगता है कि मेरे काम की PDF है, तो एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन कर लेना। स्कैन करोगे तो वो PDF आपके फ़ोन में खुल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये QR कोड आ गया, इसको स्कैन करो, PDF खुल जाएगी। और मेक श्योर द डिवाइस इज ऑन द सेम लेन। पता नहीं ये हो भी पाएगा नहीं, मैं भी नया हूँ इसमें, लेकिन हाँ मैंने नया स्टार्ट करा है, और ठीक है। बाकी इसके बाद पैसेज की क्लास में मिलते हैं। इसके बाद मैं पैसेज करा दूंगा आपको, पैसेज करा दूंगा जो पिछले आए हैं कुछ सालों में, और कुछ क्वेश्चंस में पहचान वाले भी लेके आऊँगा, है ना। एक सीरीज में एक क्लास में लेके आऊँगा पहचान वाली, जिसमें कई बार ऐसा होता है ना कि ये बताओ ये वाला एडजेक्टिव क्या है, ये बताओ ये वाला नाउन कैसा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर मोटी मोटी तैयारी मैं आपकी करा दूं। अगर आप जाओ इंग्लिश में तो ऐसा ना हो आपके साथ कि आप बिल्कुल औंधे मुंह गिरो जाके, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, टेंशन ना लो। तो मैं इसके बाद पैसेज और एक क्लास में वो लेके आऊँगा। मैंने क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लिए, बना लिया है, टाइप नहीं हुए भी, टाइप होने के लिए दे दिए, 1-2 दिन में आ जाएगा। और फिर मैं आपको वो देता हूँ क्वेश्चन, उसमें बहुत मजा आएगा आपको समझने के लिए कि कौन सा शब्द क्या है, ये वेरी जो है क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा मान के चलो 3 क्वेश्चन इस बात के पक्के हैं तुम्हारे पेपर में, 100% आएंगे। मैं आज कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन 30 में से इस बात के कि ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है। 3 से 5 हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे, 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 3 से कम नहीं हो सकते, 100% मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा पैसेज मैं कराऊंगा, इसके बाद 5 नंबर के आसपास का पैसेज आएगा, 5 और 3 8 पैसेज करा दूंगा। थोड़ा अंदाजा तुम्हें लग जाएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। बाकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पैसे सॉल्व करने के लिए, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि कैसे आए थे, कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा और दे दिया इससे पहले, जो मैंने करा वोकैबुलरी तुम्हें बता दी कैसी होती है। मुश्किल से मान के चलो 5 से 8 नंबर के आसपास की वोकैबुलरी आएगी, 8 नंबर के आसपास की वोकैबुलरी, 3 नंबर के आसपास का, 3 से 4 नंबर के आसपास का आएगा पहचान वाले क्वेश्चन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो 8 4 12 और 7-8 नंबर जो है हमारे, 6-7 नंबर पैसेज वगैरह के हो जाएंगे, बाकी छोटा मोटा छुटपुर आ जाएगा। तो यही है कुल मिला के। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू एवरीवन, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाना यार। मुझे लगता है अब तक तो सब निकल गए होंगे तुम लोग, क्योंकि लास्ट में रुकता नहीं है कोई, लेकिन हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।